हिंद दोस्तों, क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑलरेडी हमने इसका पार्ट कवर कर लिया ना। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आज कि सबसे पहले हमने बात की जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, वोल्केनिज्म क्या होता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात की। इसके बाद हमने बात की वेदरिंग की। देखिए वेदरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे, आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस की हमने बात की और केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस और बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस, ये तीन चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल से कवर की थी। वेदरिंग का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। नाउ आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मास मूवमेंट से। देखिए मास मूवमेंट्स क्या होता है, नाम से समझिए, वैसा मूवमेंट्स जिसमें रॉक डेब्रीज का मतलब क्या होता है कि जब रॉक टूट करके अलग अलग टुकड़ों में जब बट जाती है तो ये रॉक डेब्रीज कहलाती है। तो ये जब स्लोप के माध्यम से, स्लोप का मतलब ढाल होता है, ढलान होता है, तो ग्रेविटी के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आकर जब ये ऊपर से नीचे स्लोप में फॉल करते हैं तो ये कहलाता है मास मूवमेंट। तो आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मास मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि हवा में या फिर वाटर के थ्रू या आइस के थ्रू ये जो मास है वो ये जो रॉक डेब्रिस है वो नीचे आए, बल्कि ये जो रॉक्स हैं, जो रॉक्स के टुकड़े हैं, ये खुद के साथ हवा, पानी या फिर आइस को लेकर के नीचे की ओर आए। तो ये होता है मास मूवमेंट का मतलब। तो अब अलग अलग तरीके के मास मूवमेंट हो सकते हैं, बहुत फास्ट भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की रॉक्स हैं, किस तरीके का स्लोप है, इन चीज़ों पर ये चीज़ें डिपेंड करेगी। और देखिए ग्रेविटी एक्सर्ट इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर बोथ बेडरॉक एंड द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। तो बेसिकली जो वेदरिंग के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन पर भी ग्रेविटी लगाई जाएगी, और जो बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े देखने को मिल रहे हैं, जो रॉक डेब्रीज देखने को मिल रही है, वो भी ग्रेविटी के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाएगी और नीचे की ओर ग्रेविटी इसे लेकर के आएगी। दोस्तों कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मास मूवमेंट को बढ़ावा देती हैं? तो जैसा कि हमने बात की, स्लोप के कारण, ढाल के कारण जो रॉक है या जो रॉक डेब्रीज है वो नीचे की ओर आती है। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि जो सपोर्ट मिल रहा है रॉक्स को मटेरियल्स में, ये किसी भी माध्यम से, या तो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली, किसी भी माध्यम से ये सपोर्ट हट जाए तो डेफिनेटली ये जो रॉक बोल्डर्स हैं ये नीचे की ओर आ जाएंगी। दूसरा, इंक्रीज इन ग्रेडियंट। तो हो सकता है कभी कभी ढाल बढ़ जाए, जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है वो ज़्यादा बढ़ जाए, या स्लोप बढ़ जाए, स्लोप की हाइट बढ़ जाए, तो इससे भी रॉक डेब्रिस नीचे की ओर आएगी। कभी कभी ओवरलोडिंग भी हो सकती है, यानी ज़्यादा मटेरियल नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल मींस के द्वारा ज़्यादा फिलिंग आ जाए तो उससे भी नीचे की ओर ये रॉक्स आ सकती हैं। या ओवरलोडिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल हो गई तो ओवरलोडिंग के कारण भी रॉक मटेरियल नीचे की ओर आ सकते हैं। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप। तो जैसा कि मैंने बात की रिमूवल होने के कारण भी, तो और भी जैसे अर्थक्वेक के कारण या एक्सप्लोजन हो गया तो इससे भी नीचे की ओर रॉक्स आ सकती हैं, और इस तरीके से यह मास मूवमेंट को जनरेट करेंगी। दोस्तों ये जो मास मूवमेंट है ये स्लो मूवमेंट भी दिखा सकती हैं और फास्ट मूवमेंट भी। तो देखिए स्लो मूवमेंट के अंदर सबसे जो पहली चीज़ देखने को मिलती है वो क्रीप होती है। क्रीप इज़ वन टाइप अंडर दिस कैटेगरी विच कैन अकर ऑन मॉडरेटली स्टीप सॉइल कवर्ड स्लोप। इसका मतलब ये है कि क्रीप एक ऐसी कैटेगरी है स्लो मूवमेंट के अंदर, यानी धीरे धीरे जब रॉक्स नीचे की ओर आती हैं तो इनमें एक टाइप देखने को मिलता है क्रीप। तो ये इतना स्लो होता है कि कभी कभी ऑब्जर्व करना भी ये डिफिकल्ट होता है, रॉक डेब्रिस किस तरीके से नीचे की ओर आती हैं। तो कभी कभी रैपिड मूवमेंट भी देखने को मिलता है, काफ़ी तेज़ी से भी मूवमेंट होता है। स्टीप स्लोप जब बहुत ज़्यादा तीखी ढलान होती है तो रैपिड मूवमेंट देखने को मिलता है। और इसी तरीके का एवेलेंच भी देखने को मिलता है। एवेलेंच के विषय में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एवेलेंच पर हम लोग बात करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे वो, तो उनमें हम डिटेल से बात करेंगे। अभी बात करते हैं लैंडस्लाइड की। देखिए लैंडस्लाइड क्या होता है, सॉइल का डाउनवर्ड मूवमेंट, रॉक का और ऑर्गेनिक मटेरियल का, ये सभी चीज़ों का डाउनवर्ड मूवमेंट लैंडस्लाइड कहलाता है। नाम से स्पष्ट है कि लैंड की स्लाइडिंग हो रही है, लैंड के मटेरियल्स की स्लाइडिंग हो रही है, जैसे सॉइल्स हो गई, मिट्टी हो गई, रॉक्स हो गई, या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है इनकी। तो जो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस हो, जिनका जो शेप है, शेप ऑफ द टेरेन के कारण ये इन्फ्लुएंस्ड है। और देखिए बहुत ज़रूरी है मिटिगेटिव मेजर्स लेना, ताकि जो रिस्क है लैंडस्लाइड से एसोसिएटेड, इन्हें कम किया जा सके। तो जैसा कि मैंने बताया, लैंडस्लाइड रैपिड और परसेप्टिबल मूवमेंट होती हैं, जो काफ़ी आसानी से दिखाई देती है कि हाँ इतना जो इसके कारण काफ़ी लॉसेस होते हैं लैंडस्लाइड के कारण, तो ये बिल्कुल रैपिड मूवमेंट होती है। तो इनमें जो मटेरियल होते हैं वो जनरली ड्राई देखने को मिलते हैं, और जो साइज और शेप होती है डिटेल मास की, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक, यानी रॉक किस तरीके का है, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर ढाल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड होगी।
तो लैंडस्लाइड में भी अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और इन मूवमेंट्स के आधार पे इन्हें क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से सबसे पहला स्लंप देखने को मिलेगा। तो स्लंप क्या होता है? बेसिकली एक बहुत बड़े लैंड का लार्ज एरिया जब स्लोप के जैसा नीचे की ओर आता है तो ये स्लंपिंग कहलाता है। तो इस इमेज में आप क्लियर देख सकते हैं स्लंप और रॉकफॉल के बीच का डिफरेंस। ना बात करते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन की। तो देखिए इरोजन में दो बातें शामिल होती हैं, पहला रॉक्स का एक्विजिशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। इसका क्या मतलब है? तो अभी ऐसे समझिए, व्हेन मैसिव रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स थ्रू वेदरिंग एंड एनी अदर प्रोसेस, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड वेव्स रिमूव एंड ट्रांसपोर्ट इट टू अदर प्लेसेस। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा और बाकी और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इनके द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो अलग अलग एजेंट्स जैसे वाटर हो गई या ग्राउंड वाटर हो गई, राइट, या बारिश का पानी हो गया, या बहुत बार ग्लेशियर या बहुत बार विंड के थ्रू ये अपने जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट होते हैं। यही प्रोसेस कहलाती है इरोजन। तो इरोजन में क्या होता है, जो रिलीफ होती है, रिलीफ का मतलब हमने बात की थी, जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो डिग्रेड कर जाती है, लैंडस्केप वर्न डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वेदरिंग हेल्प करती है इरोजन को, क्योंकि वेदरिंग के कारण ही जो रॉक्स का जो टेक्सचर है बेसिकली वो डिफॉर्म होता है। दोस्तों ना बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल और सॉइल कंटेंट कैसा होता है? देखिए सॉइल पर भी कई सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट का, लैंडफॉर्म का, वेजिटेशन का, इन चीज़ों के बेसिस पे भी सॉइल कंटिन्यूअस चेंज में चलती रहती है। देखिए मिट्टी निर्माण की सबसे पहली प्रक्रिया जो पेडोलॉजिस्ट होती हैं, जो मिट्टियों का अध्ययन करते हैं, या जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जिसे पेडोजीनेसिस कहते हैं, ये डिपेंड करती है वेदरिंग के ऊपर। वेदरिंग क्या होती है? तो जो मेंटल है, जो डेप्थ, जो वेदर्ड मटेरियल है, जो जिन रॉक्स या बाकी चीज़ों को जो वेदर्ड कर दिया गया है, ये बेसिक इनपुट है सॉइल के बनने का। सबसे पहले जो वेदर्ड मटेरियल है उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट होते हैं, और इसके बाद इनमें बैक्टीरिया और जो छोटे छोटे प्लांट बॉडीज़ हैं जैसे मोसेस, लाइकेन, तो ये जब कॉलोनाइज करते हैं इन्हें, तो सेवरल माइनर ऑर्गेनिज्म भी इनमें शेल्टर लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि जब ये डेड रिमेन्स बनते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो इससे ह्यूमस जमा होता है। तो ह्यूमस का मतलब आप समझ गए होंगे। और जो माइनर ग्रासेस हैं, जो फर्न्स हैं, ये भी ग्रो करते हैं और बाद में ये पेड़ों का रूप लेते हैं। तो ये बेसिकली अब उसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट की जो जड़ें हैं वो पेनिट्रेट करती हैं। इसके बाद एनिमल्स बरो करते हैं उन जगहों पे, जिससे क्या होता है मास ऑफ मटेरियल्स ये लेकर के आते हैं जो पोरस और स्पॉन्ज लाइक होती है, जिनमें वाटर रिटेन करने की, बनाए रखने की कैपेसिटी होती है, ताकि एयर की पैसेज मिल सके, और फाइनली इस तरीके से एक मैच्योर सॉइल का निर्माण होता है। 5 बेसिक फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला पेरेंट मटेरियल, दूसरा टोपोग्राफी, तीसरा क्लाइमेट, चौथा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, पांचवा टाइम। तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है? देखिए पेरेंट मटेरियल जो रॉक डेब्रिस है, जिससे मिट्टी आगे चल के फॉर्म होगी, बनेगी, वो पेरेंट मटेरियल कहलाती है। तो ये जो पेरेंट मटेरियल है, इसी के बेसिस पे जो डेब्रिस है, इसकी साइज, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये चीज़ें मिट्टी की सॉइल फॉर्मेशन की डिपेंड करेंगी। ना बात करते हैं टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी भी मिट्टी के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, और जो टोपोग्राफी का इन्फ्लुएंस है ये काफ़ी आसानी से मिट्टी में देखा जा सकता है। जैसे कितना सनलाइट में एक्सपोजर देखने को मिलेगा, अमाउंट ऑफ सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज क्या होगी, ये चीज़ें भी पेरेंट मटेरियल को प्रभावित करती हैं। ना बात करते हैं क्लाइमेट का कैसे प्रभाव पड़ता है मिट्टी के फॉर्मेशन की प्रोसेस में। तो देखिए प्रेसिपिटेशन, यानी जब बारिश होती है तो इससे क्या होता है, सॉइल को मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, जिससे केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती हैं। तो डिपेंड करेगा बहुत जगहों में, जैसे हमें पता है कि जिन जगहों में ज़्यादा बारिश होती है उन जगहों में अलग टाइप की मिट्टी, या जिन जगहों में कम बारिश होती है उन जगहों में अलग टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है। ना बात करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी की। देखिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण भी एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है सॉइल्स के ऊपर। तो जो वेजिटेटिव कवर है, या जो ऑर्गेनिज्म है जो कि पेरेंट मटेरियल को ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ऐड करने में, मॉइस्चर को बनाए रखने में, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मिट्टी की। ना बात करते हैं टाइम की। देखिए टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है। टाइम के कारण भी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कुछ हज़ारों साल पहले कुछ वो मिट्टी अलग टाइप की होगी, या काफ़ी टाइम के बाद जो मिट्टी में है वो अलग अलग टाइप की सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये भी जो टाइम भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन का। दोस्तों ना बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ ग्रेडेशनल प्रोसेस। तो ग्रेडेशनल प्रोसेस के विषय में हमने समझा
कि इरोजन के द्वारा जो रिलीफ डिग्रेड्स होते हैं, यानी जो लैंडस्केप है वो वर्न डाउन होती है, यानी बेसिकली जो मिट्टी और जो रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये अलग जगहों में ट्रांसपोर्ट करने के बाद डिपॉजिट किए जाते हैं, तो वो प्रोसेस होती है इरोजन की। तो इरोजन एक ग्रेडेशनल प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा हाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा अफेक्ट होता है, कौन सा मटेरियल। तो देखिए इस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात की लास्ट के लेक्चर में कि साल्ट्स हाइड्रेशन प्रोसेस से अफेक्ट होते हैं। काफ़ी क्लियर तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की थी, लास्ट के लेक्चर्स को आप मिस नहीं करिए। अगला सवाल देखिए, डेब्रिस एवेलेंच किस तरीके की कैटेगरी में शामिल होता है। तो हमें पता है डेब्रिस एवेलेंच के तहत बहुत तेज़ी से रैपिड फ्लो होता है मास मूवमेंट का, तो आंसर सी यहाँ पे सही है। नाउ दोस्तों आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सीरीएस का क्वेश्चन है, लैंडस्लाइड के विषय में पूछा जा रहा है। सबसे पहले कहा जा रहा है सडन और स्पोरेडिक होते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है ये तब अकर करते हैं जब स्लोप जेंटल हो। जेंटल का मतलब बहुत तीखा, बहुत डायरेक्ट स्लोप ना हो, स्लोप जेंटल देखने को मिले। तीसरे में कहा जा रहा है माइनिंग एक्टिविटी भी रेस्पॉन्सिबल है लैंडस्लाइड के लिए। तो हमें पता है कि स्लोप जेंटल नहीं बल्कि स्टीप होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टीप होगा स्लोप उतना ज़्यादा लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ेंगे। तो सेकेंड गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो सेकेंड को एलिमिनेट करेंगे और 1 को इंक्लूड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 और 3 ओनली। अगला सवाल देखिए एनडीए का है, लैंडस्लाइड्स के विषय में ही पूछा जा रहा है। पहले में कहा जा रहा है दे अकर ओनली ऑन जेंटल स्लोप ड्यूरिंग रेन। बिल्कुल गलत बात है, हमें पता है ये जेंटल स्लोप में नहीं बल्कि स्टीप स्लोप में देखने को मिलेंगे। तो 1 को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी बाकी दोनों सही हैं, सेकेंड और थर्ड। तो बिल्कुल सही बात है, ये तब अकर करते हैं जब क्ले रिच सॉइल हो। और तीसरे में कहा जा रहा है अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड को बढ़ावा मिलता है। अगला सवाल देखिए सीएपीएफ का है, पूछा जा रहा है कौन सा केमिकल वेदरिंग का टाइप नहीं है। इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल हर तरह के वेदरिंग को कवर किया। तो यहाँ पे कार्बोनेशन सॉल्यूशन बिल्कुल है, हाइड्रोलाइसिस भी है जो वाटर से एसोसिएटेड होता है, ऑक्सीडेशन भी है, लेकिन साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ तो उसका उल्टा कह दिया गया है। साल्ट क्रिस्टल की ग्रोथ कोई भी तरह की ग्रोथ वेदरिंग के उल्टे हैं, क्योंकि वेदरिंग में चीज़ें और टूट करके छोटे रूपों में होती हैं, ना कि ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये ऑब्वियस है बिल्कुल। तो सेकेंड यहाँ पे गलत है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे नॉट अ टाइप पूछा गया था। तो आप लास्ट का लेक्चर ज़रूर रेफर करिए ताकि हर तरह की वेदरिंग समझ में आ जाए। अगेन देखिए एनडीए का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जब आप हिली रीजन में ट्रेवल करते हैं तो आप देखते हैं कि मैसिव बोल्डर जो कि हैवी रेन के कारण लूजेंड हो चुकी है, ये मूव कर रही है डाउन हिल। तो ऐसा किस कारण हुआ होगा, मास वेस्टिंग के कारण, इरोजन के कारण या वेदरिंग के कारण। तो देखिए तीनों ही फिनोमिना यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि वेदरिंग हुई होगी सबसे पहले, फिर इरोजन हुआ होगा उसका, फिर मास वेस्टिंग देखने को मिली होगी। तो हर तरीके से ये तीनों चीज़ें एसोसिएटेड हैं। तो हमारा आंसर आएगा 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन को तो हमने ऑलरेडी कवर किया है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी डिन्यूडेशन के टाइप हैं। काफ़ी डिटेल से मैंने डिन्यूडेशन को कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा, अभी ये रिसेंटली एनडीए के अंदर पूछा गया है, कौन सा मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म है वेदरिंग का हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज़ में। तो देखिए जो फिजिकल वेदरिंग होती है जिसे मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। इस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात भी की थी। तो यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी चीज़ें कवर हो गई। तो देखिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। आप क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को समझा है। तो आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।